तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। मैं भूल जाता हूँ आज पक्का पूरी तरीके से याद है, लेक्चर नंबर 6 ही है, ठीक है। और इससे पहले के जो लेक्चर है जिन भी बच्चों ने नहीं देखे, मैं जानता हूँ हर बार कुछ नए बच्चे ऐड होते हैं, तो वो क्या करें, पुरानी वीडियो को पहले देख लें और नोट्स वगैरह कुछ भी आपको डाउनलोड करने हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अभी बादल गरज रहा है तो बीच में थोड़ी सी आवाज़ है, मैनेज कर लेना और सब कुछ छुलवा लिया है आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज अपन ईएमएफ को ही थोड़ा आगे बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने कल फॉर्मूला वगैरह आपको उसका बता दिया था, उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। थोड़ा सा मैंने केवीएल आपको बताया था, किरचॉफ का लॉ, जो आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हो सकता है अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ हो, क्योंकि मैंने वो शॉर्ट में बता दिया था, तो वो समझ में नहीं आया तो चिंता मत करना, दिल पर मत लेना भाई, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन जो अपना टॉपिक है। सबसे पहले ये प्लस है और ये माइनस है, इस तरीके से। अब ये सेल है तो मैंने आपको क्या बता दिया था, इसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। इस सेल का विद्युत वाहक बल मान लीजिए E है, तो इसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी होगा R, ठीक है। और इस तरीके से अपन ने ये सर्किट कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर मान लीजिए I विद्युत धारा बह रही है, ठीक है। तो अब इसका जो टर्मिनल वोल्टेज क्रिएट होगा, ठीक है, इस पूरे सेल को अगर मैं इस तरीके से बंद कर देता हूं तो इसका जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, इसका विभवांतर होगा विद्युत वाहक बल के बराबर। नहीं, जो प्रतिरोध R है यहाँ पर वोल्टेज लॉस होता है। प्रतिरोध क्या करता है, मैंने आपको क्या बताया था, प्रतिरोध होती है धारा के मार्ग की रुकावट, करंट को बहने में व्यवधान उत्पन्न करता है। और विभवांतर क्या होता है, वो जो करंट के बहने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो एक करंट को बहने की कोशिश कर रहा है, करंट को बहने देने की कोशिश कर रहा है सर्किट के अंदर, और दूसरा उसका विरोध कर रहा है। तो ये जो प्रतिरोध है यहाँ पर अपना वोल्टेज लॉस होता है। अब जैसे ये इस तरीके से इसमें करंट बह रहा है प्लस से माइनस की तरफ, तो यहाँ पर वोल्टेज लॉस होगा। अब वो वोल्टेज लॉस होगा, उसको कैसे निकालें, तो ओम चर्चा का नियम आपने पढ़ा नहीं था क्या। ओम चर्चा का नियम जो मैंने आपको बताया था कि V वोल्टेज लॉस अगर आपको निकालना है तो बराबर होगा I विद्युत धारा जो बह रही है इंटू R प्रतिरोध जो है, V इक्वल टू IR, बताया था क्या नहीं। तो इतना वोल्टेज लॉस होगा, तो जो विद्युत वाहक बल है इसमें ये वोल्टेज लॉस हो रहा है ना। तो इस विद्युत वाहक बल में से यहाँ पर जो वोल्टेज लॉस होगा उसको घटा दो, तो जो सेल का टोटल वोल्टेज आपको मिल रहा है V, वो निकल के आ जाएगा। तो V इक्वल टू क्या हो गया, E माइनस के IR। ये फॉर्मूला इसके बारे में कल भी बताया था, KVL का यूज कर लिया था थोड़ा, बस ठीक है। ये है, लेकिन ये कब है, जब ये डिस्चार्ज हो रहा हो, ठीक है। ये डिस्चार्जिंग के प्रोसेस के दौरान है, तो इसको लिख लेना। सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल में से करंट बह रही है प्लस से माइनस की तरफ। चार्ज करेंगे तो कंडीशन अलग होगी, उसके बारे में भी हम आपके चर्चा करेंगे, चिंता मत करो। पहले यहाँ से कौन कौन से फॉर्मूले जनरेट हो सकते हैं वो देख लो। सबसे पहले यहाँ से विद्युत धारा का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, जैसे V है उसको उधर ले जाओ तो माइनस के E हो गया बराबर माइनस के IR हो गया, ठीक है। तो IR और इसको E माइनस V कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ से I इक्वल टू निकल के आ गया E माइनस के V बटा R, ठीक है। तो ये विद्युत धारा का फॉर्मूला निकल के आ गया। अगर R को इधर ले जाओगे तो प्रतिरोध का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो इनडायरेक्टली ये इसी में से जनरेट हो रहे हैं, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास वैल्यू है, वही वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप V की वैल्यू भी रख सकते हो IR, जो कि फालतू में क्या परेशान होना, जब क्वेश्चन आएगा तो कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ेगी तो मैं करवा दूंगा। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ से ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो V है, इसको अरेंज कर लो पहले, माइनस के IR है और प्लस के यहाँ पर E है। ये E विद्युत वाहक बल है और IR माइनस के IR एज इट इज का एज इट इज है। V यहाँ पर विभवांतर है। ग्राफ के बनाने के लिए जो सरल रेखा का सूत्र होता है वो होता है y बराबर mx प्लस की c। जिस भी चच्चा ने जाके बेसिक मैथ नहीं पढ़ा है पहले उसको पढ़ लो, तब समझ में आएगा। y इक्वल टू mx प्लस c होता क्या है, सरल रेखा का ग्राफ बनता है यहाँ पर। तो ग्राफ बना दो। सबसे पहले ये जो h होता है ये होता है बाय h, बाय की जगह पर सूत्र में क्या है v है, तो यहाँ पर लिख दो v, ठीक है। फिर होता है m कांस्टेंट, उसके साथ होता है x। यहाँ पर प्रतिरोध एक कांस्टेंट है, सेल का प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध निश्चित है, और उसके साथ क्या है I विद्युत धारा। अगर प्रतिरोध बदल दोगे तो विद्युत धारा बदल जाएगी। तो विद्युत धारा जो चेंज होने वाली राशि है। आंतरिक प्रतिरोध तो किसी सेल का निश्चित होता है। आपने एक पर्टिकुलर सेल लिया तो हो सकता है उसका 2 ओम का आंतरिक प्रतिरोध हो, कोई दूसरा सेल लिया तो हो सकता है उसका 3 ओम का आंतरिक प्रतिरोध हो। तो आंतरिक प्रतिरोध उसका निश्चित होता है ना। अब बाय और ये इनके बीच में सरल रेखा का ढाल बनता है, पर चूंकि यहाँ पर ये प्लस m है और यहाँ पर ये माइनस का है, देखो यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, इसीलिए ढाल इस तरीके से जाने की बजाय, एक मिनट, इस तरीके से जाने की बजाय उल्टा जाता है, ठीक है। नेगेटिव में चला जाता है ये इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, जैसे इधर बनाते थे ये उल्टी बन जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर ढाल क्या है, ढाल है यहाँ पर माइनस के R। इस सूत्र में m रहती थी ढाल, m को स्लोप बोलते थे, यहाँ पर क्या है माइनस के R है, I के साथ तो ग्राफ बनाया है। तो बाय ये हो गया V, और x की जगह पर यहाँ पर विद्युत धारा हो गई, प्रतिरोध R है उसकी जगह पर m, स्लोप हो गया, ठीक है। प्लस के C, तो ये C पर काट रहा है, ठीक है, ये C हो जाता है, यहाँ तक का ये E हो जाता है। तो ये जो है बेसिकली ग्राफ बन गया। लो इस तरीके से बनाओ, तो ये ग्राफ बन गया। ये जनरली आपको नोट्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से देख लो, बनाना आता है तो बना लोगे, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। और ये सारी चीजें जो अप्लाई होती हैं ये होती है डिस्चार्जिंग के प्रोसेस पर। चलो इधर देख लेते हैं, अगर चार्जिंग का फंडा चल रहा हो तो क्या होगा, ठीक है, चार्जिंग, ठीक है। वैसे हिंदी मीडियम में ही है,
यहाँ पर सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, ये सब हिंदी में ही है। डिस्चार्जिंग और चार्जिंग तो भाई फोन डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको डिस्चार्जिंग ही बोलते हैं ना। तो चार्जिंग यहाँ पर और देख लेते हैं। चार्जिंग में कुछ ऐसा होगा, प्लस है, ये माइनस है, और ये उसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध है, ये उसका कुछ V वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है, पूरे सेल का V वोल्टेज, इसका तो E है, पर चूंकि IR यहाँ पर खर्च हो जाता है। अब ये चार्ज कब होगी, जब कोई बड़ी बैटरी यहाँ पर लगा दी अपन ने, प्लस माइनस, यहाँ पर कोई बड़ी बैटरी लगा दी तो इससे इस तरीके से करंट जा रहा है। अब जनरली क्या होता है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो उसके प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा बह रही होती है। अब यहाँ पर अपन चार्ज कर रहे हैं तो विद्युत धारा उल्टी बह रही है, प्लस से माइनस की तरफ। ये दूसरा वाला जो सेल लिया है ना, ये बैटरी मान के चलो, ये कोई बैटरी है, ये चार्ज कर रही है इस सेल को, है ना। बैटरी इस तरीके से नहीं बनती, वैसे 2-3 सेल लगाने पड़ते हैं तब बैटरी बन जाती है। समझ लो उदाहरण के लिए बैटरी सेल, ये सब चीजें मैंने आपको कल वैसे भी बता दी क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये होगा अपने पास, KVL लगा सकते हो, फिर यहाँ पर आप सीधा देख सकते हो कि विभवांतर यहाँ पर अपने को V निकालना है। अब यहाँ पर जो E है, यहाँ पर जो E है वो कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अब वोल्टेज लॉस नहीं होगा बल्कि वोल्टेज गेन होगा, तो प्लस के IR आ गया, ठीक है। अब इसको ऐसे समझना मुश्किल है, इसीलिए आप यहाँ पर बेहतर होगा कि KVL लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पर V विभवांतर हो गया अपना, ठीक है। यहाँ से इन दोनों पॉइंट के बीच में V विभवांतर क्रिएट हो रहा है, मान के चलना है। अब देखो KVL क्या कहता है, इस तरीके से एक लूप ले लो आप, क्योंकि इसको KVL से ही समझा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से चल रहे हैं तो सबसे पहले अपने को क्या मिला, विद्युत वाहक बल मिला। अब अपन जा रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ, तो जनरली अपन जाते हैं किधर, माइनस से प्लस की तरफ। मैं भी ना, देखो अपन प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था, प्लस से माइनस की तरफ और माइनस से प्लस की तरफ। मैंने आपको क्या बताया था, जब आप सामने की तरफ जाते हो तो यहाँ पर वोल्टेज लॉस होता है, सॉरी निगेटिव में लिखते हो कि इतना वोल्टेज लॉस हुआ है, और माइनस से प्लस पर जाते हो तो यहाँ पर वोल्टेज गेन होता है, इसको प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ पर जा रहे हो प्लस से माइनस की तरफ, तो यहाँ पर आएगा माइनस के E। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस के E मैंने कल आपको समझाया था ये चीजें, ठीक है। अब ये जो प्रतिरोध है यहाँ पर, अब प्रतिरोध है, अपन इस दिशा में जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, और उसी दिशा में विद्युत धारा बह रही है। तो अपन जिस दिशा में जा रहे हैं, अगर उसी दिशा में विद्युत धारा बह रही है तो उसको भी निगेटिव लिया जाता है। तो माइनस के यहाँ पर वोल्टेज लॉस हो गया IR, मैंने बताया था ना ओम के नियम से I × R, इतना वोल्टेज लॉस होता है, तो प्रतिरोध पर IR लॉस हो गया, बराबर इसको 0 कर दिया। V = E + के IR, इसका पश्चांतर कर दिया। जिनकी भी समझ में नहीं आया वो एक बार दोबारा समझ के देख लें। अगर अपन प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो लॉस में लेते हैं, और माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो गेन में लेते हैं, ठीक है। इसको एक और बार समझा दूंगा, चिंता मत करो। और जैसे विद्युत धारा की दिशा में जा रहे हो तो वोल्टेज लॉस प्रतिरोध पर जो होता है उसको नेगेटिव लिया जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, आप ऐसे जा रहे हो, विद्युत धारा ऐसे जा रही है तो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रतिरोध पर वोल्टेज गेन हो रहा है, प्रतिरोध पर बेसिकली वोल्टेज लॉस ही हो रहा है, लेकिन वो दूसरी वाली बैटरी का हो रहा है, इस वाले का नहीं हो रहा, ठीक है। तो प्रतिरोध पर वोल्टेज लॉस ही हो रहा है, लेकिन चूंकि विद्युत धारा की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए उसको नेगेटिव में ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखो एक बार और समझा देता हूँ ताकि सारे फंडे आपको क्लियर हो जाए, जो भी डाउट है, ठीक है। ये यहाँ पर प्लस से माइनस की तरफ इस तरीके से विद्युत धारा बह रही है, और ये सेल चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज कब होता है, जब इसमें से करंट बह रहा होता नहीं, इसमें से करंट बह रहा है इस तरीके से, यानी कि ये सेल यहाँ पर चार्ज हो रहा है। अब अपन ने इस तरीके से लूप लिया, इस बार मैं उल्टा लूप ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से लूप ले लिया, ठीक है, उल्टा लूप ले लिया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर V वोल्टेज क्रिएट हो रहा है, V वोल्टेज, इसको नेगेटिव ले लेते हैं, अभी बता दूंगा कि नेगेटिव क्यों है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये विद्युत वाहक बल है। तो अपन देखो इस तरीके से जा रहे हैं, इस तरीके से, तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले प्रतिरोध मिला, ऐसे गए तो प्रतिरोध मिला, तो प्रतिरोध है, अपन इस दिशा में जा रहे हैं और विद्युत धारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर क्या है IR पॉजिटिव होगा। देखो अपन जा रहे हैं इस दिशा में और विद्युत धारा इस दिशा में, अपोजिट है तो पॉजिटिव लेते हैं, तो अपन ऐसे जा रहे हैं और विद्युत धारा इस तरफ आ रही है, तो उसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, पॉजिटिव लेंगे जब अपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये है EMF, यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल या इसका विभवांतर, ठीक है। माइनस से प्लस पर जा रहे हैं, प्लस से माइनस पर जाते हैं तो प्लस से माइनस पर जाते हैं तो लॉस होता है, नेगेटिव आता है, और माइनस से प्लस पर जाती है तो गेन होता है, तो यहाँ पर गेन होगा, प्लस क्या आएगा, प्लस से माइनस पर जाओगे तो, सॉरी माइनस से प्लस पर जाओगे तो प्लस से माइनस पर लॉस होता है, तो यहाँ पर माइनस से प्लस पर जा रहे हो इस तरीके से तो पॉजिटिव आ गया, बराबर 0। तो V = E प्लस के IR, तो एज इट इज है, और ये इधर गया तो V हो गया, ठीक है। विभवांतर को नेगेटिव और पॉजिटिव लेने से यहाँ पर ज्यादा फर्क आपको पड़ता नहीं है, ठीक है। इसको क्योंकि ये बेसिकली इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है। तो पहले इन चीजों को नोट कर लो एक बार,
ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ने नोट कर लिया होगा। एक और बार दोबारा सारी चीज़ों को समझ लो। इस तरीके से प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक अपन विभवांतर निकालने वाले हैं। विभवांतर को पॉजिटिव और नेगेटिव निकले से अपने को अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभवांतर होता है बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, उच्च विभव और निम्न विभव के बीच का अंतर, दो विभवों के बीच का अंतर, जो कि अपना फिक्स है विभवांतर डी। मैंने विभवांतर पढ़वाया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि विभवांतर क्या होता है। इसके बीच 5 वोल्ट का विभवांतर, 10 वोल्ट का विभवांतर, 30 वोल्ट का विभवांतर, उसी डिफरेंस को अपन यहाँ पर विभवांतर बोलते हैं। तो विभवांतर हो गया, उसको निकाले कैसे? तो ई वोल्टेज यहाँ पर अपने पास है और यहाँ पर वोल्टेज लॉस हो गया, उसको घटा दिया, ठीक है। यहाँ पर करंट उल्टा बह रहा है, तो अगर अपन ऐसे केवीएल को लगाएं, तो जैसे इस तरफ मान लीजिए V1 प्रतिरोध, V1 विभव क्रिएट हो रहा है, इस तरफ मान लीजिए V2 जो वोल्टेज है वो क्रिएट हो रहा है। तो अपन किस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे ये जो V1 है, इस तरीके से अपन ने उसको V1 को ले लिया, ठीक है। अब अपन इस तरीके से जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो अपन क्या लेते हैं, प्लस से माइनस की तरफ नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव में ई ले लिया अपन ने, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर जो प्रतिरोध था, यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज लॉस होगा या गेन होगा, होता हमेशा लॉस ही है, तो यहाँ पर लिख दिया आई आर, तो लॉस है तो नेगेटिव लगा दिया। अब देखो विद्युत धारा की दिशा अपनी दिशा में ही है क्या, अपन ऐसे जा रहे हैं, विद्युत धारा भी ऐसे जा रही है, तो एक ही दिशा में है, तो सूत्र अपना बिल्कुल सही है। और ये टोटल जाके V2 के इक्वल हो गया, ये यहाँ पर खत्म हो गया, क्योंकि अपन निकाल लेते V1 और V2 के बीच का, V1 और V2 के बीच का जो टोटल वोल्टेज है उसको निकाल लेते। V1 V2 को इधर ले जाओ तो माइनस के V2 हो गया, और माइनस के इसको इधर ले आओ तो प्लस के E और प्लस के IR यहाँ पर हो गया। और V1 माइनस V2 यही होता है अपना वोल्टेज का डिफरेंस, या फिर V2 माइनस V1 भी लिख दो, जो आपकी मर्जी। तो ये V निकल के आ गया और E प्लस के IR एज इट इज का एज इट इज रहा। यहाँ पर भी कर दो, इसको जैसे V1 बोल दिया, इसको जैसे V2 बोल दिया, है ना। अब यहाँ पर ले लिया अपन ने ये V1, और अब इस तरीके से चल रहे हैं तो पहले V2 को ले लिया यहाँ पर, ठीक है। उल्टा चल रहे हैं तो पहले V2 को ले लिया अपन ने यहाँ पर, ठीक है। अब इस तरीके से चल रहे हैं, इस तरीके से, तो सबसे पहले अपने को क्या मिलने को मिला, रेसिस्टेंस देखने को मिला, प्रतिरोध देखने को मिला। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिरोध लॉस होगा माइनस के IR, है ना। अब अपन जा रहे हैं ऐसे, और विद्युत धारा अपोजिट डायरेक्शन में, तो विद्युत धारा की डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए इसको प्लस ले लिया, ठीक है। माइनस के IR की जगह प्लस के IR, सीधा सीधा मैंने आपको फंडा बताया था, अपोजिट है तो प्लस ले लो, तो प्लस के IR, ठीक है। और यहाँ पर ये विद्युत वाहक बल आ गया E, जिसको अपन ने एज इट इज रख दिया, माइनस से प्लस की तरफ है तो पॉजिटिव, माइनस से प्लस की तरफ है तो पॉजिटिव हो गया वोल्टेज के। और यहाँ पर अपन ने बराबर U1 के इक्वल, सॉरी V2 के V1 के इक्वल, V1 को इधर ले जाओ तो V2 माइनस के V1, अगेन ये क्या होता है, माइनस के V होता है, और इसको इधर लेके आ जाओ तो ये हो गया माइनस के E और माइनस के IR, ठीक है। माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो तो V इक्वल टू निकल के आ गया E प्लस के IR, ठीक है। माइनस कॉमन ले लो तो V इक्वल टू E प्लस के IR निकल के आ गया। तो चाहे ऐसे लूप में ले लो, चाहे ऐसे लूप में ले लो, तो इनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस क्या निकल के आ गया, E प्लस के IR निकल के आ गया, है ना। और यहाँ पर भी क्या निकल के आया था, V इक्वल टू E माइनस के IR निकल के आया था। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था। यहाँ पर भी अगर आप KVL निकालोगे तो वही वैल्यू निकल के आएगी जो यहाँ पर निकल के आई है, पर सिर्फ यहाँ पर क्या है, ये इसका अपना वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, और यहाँ पर चार्जिंग है, तो ये डिस्चार्जिंग की कंडीशन है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्जिंग की कंडीशन पर कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर ली होगी ये सारी चीज़ें। ओके, तो मैं समझ रहा हूँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि मैंने अभी तक किरचॉफ वोल्टेज लॉ नहीं पढ़ाया, फिर भी चिन्ह प्रपाटी वगैरह मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपन क्या देखने वाले हैं, अपन देखने वाले हैं सेलों का संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। और उसी को बैटरी बोलते हैं। जब 2-3 सेल मिल जाते हैं, एक से ज़्यादा सेल मिल जाते हैं, तो उसी को बैटरी बोला जाता है, ठीक है। अब ये 2 तरीके का होता है कॉम्बिनेशन, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल, और तीसरा होता है मिक्सर, ठीक है। मिक्सर यानी सीरीज भी उसके अंदर इंक्लूडेड है और पैरेलल भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो पहले अपन सीरीज को समझ लेते हैं, फिर अपन पैरेलल को भी समझ लेंगे। सीरीज में क्या है, इस तरीके से अपन ने एक सेल ले लिया, अब सेल है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। फिर दूसरा अपन ने सेल ले लिया, सेल है तो अगेन उसका आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। फिर अपन ने तीसरा सेल ले लिया और सेल है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी होगा, और इस तरीके से इनको अपन ने कंबाइंड कर दिया, ठीक है। ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हर एक सेल का अपना EMF होगा, इसका E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है, ठीक है। हर सेल का अपना एक EMF होगा और हर सेल का अपना आंतरिक प्रतिरोध होगा, R1 R2 R3, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को क्या देखना है कि प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा बहती है, तो इस तरीके से प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा बहेगी। ये प्लस से माइनस की तरफ यहाँ पर विद्युत धारा अपनी प्रवाहित हो रही है। मान लो I विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। अब इसके बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो V1 है, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो V2 है, और इनके बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो V3 है। वोल्टेज डिफरेंस अलग होगा, ये टर्मिनल वोल्टेज है, और ये जो है उसका रियल वोल्टेज है जब करंट प्रवाहित नहीं हो रहा होता तब। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा ना। ये आंतरिक प्रतिरोध है जहां पर कुछ वोल्टेज खर्च हो गया, तो इन पॉइंट के बीच का ये V1 हो गया, ये, और ये V2 हो गया, ये, और ये V3 हो गया, ये,
ठीक है। अब इन सभी सेल को हटाकर इनकी जगह पर मैं एक सेल लगा दूं इस तरीके से, तो क्या करंट अभी भी उतना ही प्रवाहित होगा? हाँ, करंट अभी भी उतना ही प्रवाहित होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका जो टोटल मान लीजिए ई नेट ईएमएफ हो गया, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज इनका वी नेट हो गया, ठीक है, और प्रतिरोध इनका आर नेट हो गया। नेट यानी टोटल निकल के आ गया, टोटल भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं अगर टोटल विभवांतर निकालना है तो क्या करें, V1 V2 और V3 तीनों को जोड़ दो, V1 V2 और V3 तीनों को जोड़ दो इस तरीके से, ठीक है। टोटल वोल्टेज ये जो V नेट है, ये जो V नेट है, ठीक है, V नेट बोल दो या टोटल बोल दो, मैं यहाँ पर V नेट बोल रहा हूँ, तो कितना होगा V1 V2 V3 तीनों को जोड़ दो, तीनों को ऐड कर दो। अब V का फॉर्मूला मैं अभी आपको बता चुका हूँ, E माइनस के आई आर, कैसे आया ये भी बता दिया। तो V की जगह पर V नेट की जगह पर मैं लिख सकता हूँ E नेट माइनस के विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध है यहाँ पर R नेट इसका, बराबर V1 यहाँ पर है तो इसके लिए E1 हो गया माइनस के विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है और इसका प्रतिरोध R1 हो गया। ऐसे ही V2 के लिए, V2 यहाँ पर है तो E2 हो गया माइनस के विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है और R2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ये V3 है, V3 के लिए E3 हो गया माइनस के विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है और R3 हो गया, वोल्टेज लॉस हो रहा है यहाँ पर। तो देखो E नेट है एज इट इज का एज इट इज रखा रहा यहाँ पर, ये E1 हो गया अपना, ये E2 हो गया अपना, और ये E3 हो गया, अच्छा E3 हो गया। ये है माइनस के आई R1, ये है माइनस के आई R2 और ये है माइनस के आई R3। इनको मैंने अरेंज किया है, ज्यादा दिमाग पर मत लोड लो। E1 E2 E3 IR1 IR2 IR3 E1 E2 E3 IR1 IR2 IR3, कोई भी चिन्ह में चेंज नहीं किया, कहीं पर कुछ नहीं है, बस उसको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया है। और एक चीज तो अपन खा ही गए यहाँ पर, भूख लगती है तब यही होता है। ये रहा E नेट माइनस के आई आर नेट, ठीक है, इसको तो लिखा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर E नेट एज इट इज का एज इट इज लगा रहने देता हूँ, आई आर नेट को भी मैं एज इट इज का एज इट इज लगा रहने देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, समझाने के लिए, जरूरी नहीं है कोई ब्रैकेट में बंद करना, प्रथा को फॉलो ही किया जाए। यहाँ पर है E1 प्लस के E2 प्लस के E3, मैं ज्यादातर चीजें आपको समझाने की दृष्टि से करता हूँ, लिखना कैसे है ये तो आपको नोट्स में भी देखने को मिल जाएगा। माइनस के तीनों में देख लो विद्युत धारा एक जैसी है, उठा के बाहर पटक दो, R1 R2 और R3, जो सिस्टम में बदलता नहीं है ना उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है, समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। तो आई तीनों में एक जैसा है तो उठा के बाहर फेंक दिया इसको, R1 R2 R3 R1 R2 R3 इस तरीके से रह गए। अब देखो इस साइड है E नेट और इस साइड है E1 E2 E3, तो तुलना करने पर मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना कि E नेट इज इक्वल टू हो गया E1 प्लस के E2 प्लस के E3, ये माइनस के आई है, इधर भी माइनस के आई है, कोई फर्क नहीं है। इधर आर नेट है तो इधर आर नेट की जगह पर है, आर नेट की जगह पर है R1 प्लस के R2 प्लस के R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब ऐड करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूले निकल के आ गए, E नेट इज इक्वल टू E1 E2 E3, सभी को जोड़ दो, 4 होते तो E4 और कर देते, 5 होते तो E5 और कर देते, सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट इनको जोड़ दिया जाता है। प्रतिरोध तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं ना, प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन तो पहले ही पढ़ाया था, R1 R2 R3 तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्या फर्क पड़ता है अपने को सेल से, जब तीनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए तो तीनों को डायरेक्ट जोड़ दो, R1 R2 R3 डायरेक्ट जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते तो 1/R1 1/R2 1/R3 करके डायरेक्ट जोड़ देते, क्योंकि रेसिस्टेंस को तो अपन पढ़ चुके हैं, जो ईएमएफ है उसको नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, उसको अब पढ़ लेते हैं, अब निकल के आ गया, पर ये तो अपने को पहले से ही पता है ना। और बाकी ये निकला कैसे है ये भी बता दिया, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अब देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, सेल है तो आंतरिक प्रतिरोध को तो साथ लेके ही घूमेगा। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब होता है उसके अंदर का प्रतिरोध, और सबके अंदर प्रतिरोध होता है। ये कहना कि एक आदर्श व्यक्ति है संभव नहीं है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई दोष होता है, हम तो दोषों के पिटा रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति जो आदर्श है उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां होती ही है। तो ठीक वैसे ही अगर आप कहते हो कि कोई आदर्श सेल है, आदर्श बल्ब है, आदर्श वोल्टमीटर है, ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, सेल लिखना था ना मुझे, सेल, तो कोई आदर्श सेल है, लो कोई आदर्श सेल है, तो आदर्श सेल वो होता है जिसका प्रतिरोध ही शून्य हो जाए, पर वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज तक कोई ऐसा सेल नहीं है जिसका प्रतिरोध 0 हो, आदर्श सेल होना संभव ही नहीं है, हर सेल का कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता ही है। चलो इसका E1 हो गया, इसका E2 हो गया, इसका E3 हो गया, इसका R1 हो गया, इसका R2 हो गया, इसका R3 हो गया। जब डेटॉल तक गारंटी नहीं देता 100% बैक्टीरिया मारने की, तो इनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। R1 R2 R3, अब अपने को क्या करना है, बस पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन में अपन ले लिया इस तरीके से, E1 E2 E3 की जगह पर मैंने ले लिया E नेट, R1 R2 R3 की जगह पर मैंने ले लिया R नेट। अब देखने वाली बात क्या है, चूंकि ये एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं तो सबका टर्मिनल वोल्टेज सेम ही रहेगा,
सबका टर्मिनल वोल्टेज सेम ही रहेगा, वी ही रहेगा, तो इसका भी टर्मिनल वोल्टेज वी ही रहेगा, लेकिन इनका प्रतिरोध जुड़ जाएगा और E1 E2 3 ये सब जुड़ जाएगा। तो ठीक है, इनको जोड़ लिया। अब डेरिवेशन में थोड़ा ज़्यादा स्पेस कवर होगा, तो पहले इसको नोट कर लो। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा छोटे लेटर में लिख दिया बट फिर भी दिख तो रहा होगा। ठीक है, अब जोड़ देते हैं भैया, जैसे अपन हमेशा से जोड़ते आए हैं। देखो अब एक डिफरेंस आ गया, इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें भी आई विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसको आई नेट बोल देता हूँ, इसको आई नेट बोल देता हूँ। पर यहाँ पर तीनों अलग अलग तरीके से वो हैं, इसका प्रतिरोध कुछ और है, इसका प्रतिरोध कुछ और है, इसका प्रतिरोध कुछ और है। तो इधर कुछ विद्युत धारा चली जाएगी, मान लीजिए I1 चली गई, इधर कुछ चली जाएगी I2 चली गई, इधर कुछ चली जाएगी I3 चली गई। तो तीनों भागों में विद्युत धारा बट जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो टोटल विद्युत धारा ही बहेगी, क्योंकि एक ही सेल है और कोई रास्ता ही नहीं है जाने के लिए कि ऊपर से होकर निकल जाए, कहीं से निकल के चला जाए। तार ही एक ही है, ये कोई तार नहीं है, इसको तार समझ लो, ना वोल्ट मीटर लगाया कुछ नहीं, ये तो बस मैं बता रहा हूँ कि इनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज V है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये कोई तार नहीं लगा, टर्मिनल वोल्टेज V है, बस ये बता रहा हूँ, वरना उसको कोई अलग से वो समझ लो। ठीक है, अब विद्युत धारा बट गई तो मैं कह सकता हूँ कि आई नेट इज इक्वल टू पहली विद्युत धारा, दूसरी विद्युत धारा, तीसरी विद्युत धारा, तीनों को जोड़ दो। आई नेट इज इक्वल टू I1 I2 I3, इन तीनों को जोड़ दो तो ये निकल के आ जाएगा। अब एक और चीज देखो, मैंने आपको बताया था V इज इक्वल टू E माइनस के IR, और यहाँ से V माइनस E कर दिया था, सॉरी IR E माइनस V बटा R, ये I का फॉर्मूला अभी बताया था ना। देखो भैया कुछ नहीं किया, V को इधर ले आए, IR को उधर ले गए, फिर R को बटे में ले गए। ठीक है, अभी बताया था, अभी 2 मिनट पहले भूल गए क्या। तो I इज इक्वल टू E माइनस V बटा R, ये फॉर्मूला इसी में से निकला है, इसी का रूपांतरित रूप है। तो I की जगह पर, I नेट की जगह पर मैं लिख सकता हूँ E क्या है यहाँ पर, E नेट, I नेट के लिए E नेट है, E नेट माइनस की V वोल्टेज V बटा R, प्रतिरोध क्या है R नेट है, R नेट लिख दिया। I1 के लिए क्या लिख सकता हूँ, ये रहा I1, इसके लिए E माइनस V, तो E1 है माइनस के V टर्मिनल वोल्टेज V है सभी का, बटे प्रतिरोध R1। भाई विद्युत धारा है, उसकी जगह पर E माइनस V बटा R लिख रहे हैं, E माइनस V बटा R, तो I1 के लिए E की जगह पर आएगा E1, V तो वही है R1। ठीक है, प्लस के I2 के लिए क्या आएगा, देखो I2 के लिए यहाँ पर प्रवाहित हो रही है E2 है, माइनस के टर्मिनल वोल्टेज इसका भी V ही रहेगा, बटे प्रतिरोध हो गया इसका R2। ठीक है, नीचे देखो प्लस की I3 विद्युत धारा इसमें बह रही है, इसके लिए E3 हो गया माइनस के V बटा R3, ये हो गया E नेट माइनस V बटा R नेट। ठीक है, अब तो E नेट बटा R नेट, और इसको V के साथ अलग लिख दो, V बटा R नेट। ठीक है, सेपरेट कर लिया, करना आता है ना। इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, R नेट नीचे आ जाएगा, E नेट माइनस V, R नेट नीचे, E नेट माइनस V, तो उसको अलग कर दिया, पहले E के साथ लिख लिया, फिर V के साथ लिख दिया। जिसके लिए नई चीज़ लग रही है वो देख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे E1 माइनस V के बटे में R1 है, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि E1 के नीचे R1 लिख दिया, पहले माइनस लगाया, फिर B के नीचे R1 लिख दिया। कैसे नहीं समझ में आया दोबारा देख लो, E2 के नीचे R2 लिख दिया पहले, फिर B के साथ R2 लिख दिया अलग करके, जैसे E3 के नीचे R3 है तो लिख दिया, तो V खाली रह गया तो V के साथ भी R3 लिख दिया। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, जिसको नहीं पता वो आप देख लो। ठीक है, अब E नेट बटा R नेट बटा R नेट, स्मॉल आ रहा है यहाँ पर R नेट, इस तरीके से माइनस के V ले लिया मैंने और 1 बटा R नेट कर दिया। V का क्या किया, थोड़ा सा बाहर निकाल लिया, 1 बटा R नेट कॉमन कर दिया, बात बराबर है। E नेट बटा R नेट और V बटा R नेट, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, वरना कुछ बोलो। E1 बटा R1, E2 बटा R2, बस अरेंज कर रहा हूँ मैं, इतना तो अब आपको आ ही गया होगा। ठीक है, माइनस के V, देखो V इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सभी में से B कॉमन ले लिया, जो एक जैसा होता है उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। बचा 1 बटा R1 बटा 1 बटा R2 बचा 1 बटा R3। सर माइनस था, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस बाहर ले लिया ना, एक जैसा उसको उठा के बाहर फेंक दो। ठीक है, तो देख लो, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इधर E नेट बटा R नेट है, तो यहाँ पर है E1 बटा R1, E2 बटा R2 प्लस के E3 बटा R3, तो ये एक फॉर्मूला बन के निकल के आ गया। माइनस B, तो माइनस B इधर भी है, यहाँ पर है 1 बटा R नेट बराबर, इधर हो गया 1 बटा R1, ये हो गया 1 बटा R2, ये हो गया 1 बटा R3। तो E नेट बटा R नेट बराबर E1 बटा R1 प्लस के E2 बटा R2 प्लस के E3 बटा R3। 1 अपॉन R नेट इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस के 1 बटा R2 प्लस के 1 बटा R3। अब ये मत कर देना कि E नेट है तो ऊपर E1 E2 E3 अलग कर दिया, ऐसा नहीं होता ना। इनका एलसीएम निकालोगे तो अलग वैल्यू निकल के आएगी। बेसिक मैथ तो आता होगा ना इतना तो, वरना इसको अलग करके रख दो। तो कंपेयर करने पर आपको ये भी पता चलेगा ना कि E नेट बटा R नेट इक्वल टू क्या निकल के आ गया, E1 बटा R2 E2 बटा R2 और E3 बटा R3, और 1 अपॉन R नेट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस के 1 अपॉन R2 प्लस के 1 अपॉन R3। सर खाली E नेट निकालना हो तो
तो खाली ई नेट निकालना हो तो ई नेट बटा आर नेट को आप 1/r नेट से डिवाइड कर देना। देखो ई नेट हो गया बटे में यहाँ पर आर नेट है, इसको डिवाइड कर दिया अपन ने 1/r नेट से, तो आर नेट से आर नेट कैंसिल हो गया, बचा ऊपर ई नॉट बटे में 1 से भाग दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा ई नेट। तो ई नेट की वैल्यू निकल आएगी, इससे इसको डिवाइड कर देना तो आपके पास ओनली ई नेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास ये 2 ही सेल हैं, 2 सेल के लिए मैं बता देता हूँ क्योंकि 3 सेल के लिए तो फिर आपको इसके बटे में भाग देके निकालना पड़ेगा, है ना, डेरिवेशन करनी पड़ेगी लंबी। लेकिन 2 के लिए अगर पूछ रहा है 2 सेल देगा तो 2 सेल के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि उसके लिए डेरिवेशन बार बार ना करनी पड़े, आपको आसान हो जाए। तो ई नेट बटा ई नेट इक्वल टू क्या होगा होता है, ई नेट इक्वल टू होता है ई नॉट बटा आर नॉट यानी E1 बटा R1 प्लस के E2 बटा R2 बटे में 1/r नेट, तो 1/r1 प्लस के 1/r2। ये नई चीज़ ही आपको देखनी है भैया, प्रतिरोधों का तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ ना, पैरेलल में लगे होंगे तो ये क्रम होता है। ठीक है, अब देखो ई नेट निकालने के लिए क्या बताया था, इस वाली संख्या को इससे डिवाइड कर दो तो ओनली ई नेट निकल के आ जाता है। ई नेट बटा आर नोट को 1/r नेट से डिवाइड कर दो तो आर नेट से आर नोट कैंसिल, ओनली ई नेट बचता है। तो वही मैंने किया, ई नेट निकालने के लिए जो ये था E1 बटा R1 E2 बटा R2 E1 बटा R1 E2 बटा R2, इसको डिवाइड कर दिया 1 बटा R1 1 बटा R2 1 बटा R1 1 बटा R2 से। सर ये त्रियात्री था तो मैं खाली 2 के लिए बता रहा हूँ, 2 सेलों के लिए। अगर वो 3 सेलों के लिए 3 सेल आपको देता है तो फिर आप इसको भी ले लेना, 4 सेल देता है तो E4 बटा R4 ले लेना, पता नहीं वो कितने सेल दे दे आपको। ठीक है, कम ही देगा, चिंता मत करो, पर वो जितना देता है उस हिसाब से सॉल्व करना है। अगर 2 देता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, ये लगा सकते हो कि E1 हो गया उसमें R2 का मल्टीप्लाई हो गया, E2 हो गया उसमें R1 का मल्टीप्लाई हो गया और बटे में R1 R2 का आपस में मल्टीप्लाई हो गया। एलसीएम निकालना आता है ना, R2 का इधर मल्टीप्लाई हो गया, R1 का इधर मल्टीप्लाई हो गया, बटे में R1 R2 का आपस में मल्टीप्लाई हो गया। एलसीएम करना आता है ना, पहले इसका इधर मल्टीप्लाई होता है, इसका इधर होता है, फिर इनका आपस में हो जाता है। तो R2 का E1 में हुआ, R1 का E2 में हुआ और बटे में R1 इंटू R2 आपस में हो गया। वैसे ही R2 का 1 में हुआ, R1 का 1 में हुआ, R2 प्लस के R1 और इनका फिर आपस में हो गया। ठीक है, ये दोनों एक जैसे थे तो कट गए, बटे में थे तो कट गए, बचा क्या ऊपर E1 R2 प्लस के E2 R1 बटा R2 प्लस के R1। तो ये निकल के आ गया ई नेट का। ठीक है, देख लो ई नेट का फॉर्मूला निकल के आ गया ये, पर ये 2 के लिए ही लागू है। अगर 3 के लिए पूछता है तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, फिर आपको ये निकालना पड़ेगा, फिर इसको आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, वो न्यूमेरिकल अगर अपन करते हैं तो उसमें मैं बता दूंगा, चिंता मत करना उसकी। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। बाकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भैया तुमको खुद से करनी है। देखो क्रैश कोर्स में हम जितना पढ़ा सकते हैं उतना पढ़ा रहे हैं भाई, बाकी मेहनत तो खुद को करनी है, न्यूमेरिकल तो हमें खुद ही करने पड़ेंगे। मैं कराऊंगा तो फिर लेक्चर में जो टॉपिक कवर कराने हैं वो छूट जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा और बादल गरज जाए और बत्ती भी गुल होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, राधे।